भगत सिंह को फांसी पे चढ़वाने वाले पैरवाई करने वाला सत्यनारायण कौन था? आरएस का व्यक्ति था। और मैं तो एक ही बात हर बार बोलता हूँ कि भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेज की कितने मुकदमे करेगा। मैं कह रहा हूँ जितने 1 से लेके 511 तक सेक्शन है, जितने एक्ट है सारे लगा दो आप, देश का किसान डरने वाला नहीं है। और ये गोदी मीडिया जो उसके हाथों में खेल रहा था, आज मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं किसानों के लिए रो रहा हूँ और किसानों के लिए दर्द है मेरे दिल में। अगर ये आवाज को दबा दिया जाएगा, मेरे हिंदुस्तान के सिखों को अगर हमने तिरंगे का अपमान कर दिया, एक किसान ने तिरंगे का अपमान कर दिया। अरे किसान अपने बेटे की अर्थी, अपने बेटे का शव तिरंगे में लिपेट कर जब देखता है ना, उसको आंसुओं से रो पड़ता है। वो आज उसको गद्दारी का नाम। एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कुछ इस तरह का माहौल दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर आजकल छाया हुआ है और खासकर 26 जनवरी के बाद में जिस तरह से दिल्ली का माहौल आप देख रहे हैं कि लगातार जो दंगे कुछ सांप्रदायिक लोगों के तहत किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसमें जो अपनी भूमिका निभा रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, किसान के, हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई सत्ता से है, और जब सत्ता से लड़ाई होती है तो वहाँ से सामने से सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, सारे लालच दिए गए, आंदोलन को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि जो सामने से लड़ रहे हैं ना, वो तोड़ने की नीति का काम करते हैं। और मैं उनको भारत जलाओ पार्टी का नाम दूंगा, आप भाजपा का नाम कभी मत लेना, क्योंकि जब वो हरियाणा में गए थे, मैं हरियाणा से आता हूँ, उन्होंने जातियों को तोड़ने के लिए वहाँ जाति कार्ड खेला, जाट और गैर जाट को लड़ाया। जब वो यूपी के अंदर गए, उन्होंने फिर धर्म की राजनीति की, हिंदू और मुसलमान को लड़ाया। और आज उन्होंने देखा कि देश का किसान सामने लड़ रहा है, इसको किस नाम से तोड़ा जाए, क्योंकि देश के किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो केवल मात्र जाति से किसान होता है। उसको तोड़ने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इनकी जो लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये सरकार को झुका के रहेंगे। क्योंकि मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर किसान की आवाज़ को दबा दिया जाएगा, ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाएगा। उनकी यही पॉलिसी थी कि जो उनके सामने बोलता है उसको वो गद्दार का नाम देके दबा दिया जाता है। आज इन्होंने पॉलिसी रची, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज अमित शाह एक और मोदी जी चाय पे चर्चा किया करते थे, चाय पे चर्चा किसके साथ हुई? दीप सिद्धू के साथ चाय पे चर्चा हुई। उसके बाद अमित शाह ने षड्यंत्र, आप उसको चाणक्य बोलते हैं भाजपा वाले, मैं उसको षड्यंत्रकारी बोलता हूं। किसके साथ चर्चा की उसने? दीप सिद्धू के साथ चर्चा की। उसने देखा कि लाखों करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए। उसके लिए षड्यंत्र रचने के बाद उन्होंने उसको किसान बनाकर किसानों के बीच में बिठाया। और लाल किले का तिरंगे का कमान किसने करवाया? भाजपा सरकार ने कराया। जो जिन लोगों ने देश को जलाया है, उन्होंने सोचा इस किसान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दे, ये ब्लेम लगा दे कि ये गद्दार हैं। अगर मेरे देश का किसान गद्दार और देशद्रोही होगा तो इस धरती के ऊपर ना कोई ईमानदार रहेगा, ना कोई वफादार रहेगा। आज मेरे देश के किसान की वफादारी के बारे में पूछा जाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, क्या अमित शाह का बेटा आर्मी में है, सेना में है? नहीं। मोदी और योगी को तो छोड़ दें, को तो बेटे ही नहीं है। किसी भाजपा का नेता का बेटा अगर आर्मी में है या सेना में बॉर्डर पे लड़ रहा है तो मैं मान जाऊंगा वो वफादार है, वो ईमानदार है, वो देशभक्त है। आज मेरे देश के किसान का बेटा तिरंगा में लिपट कर आता है, ये सबसे बड़ी इनकी वफादारी की, ईमानदारी की और देशभक्ति की मिसाल है। आज कहते हैं हमने तिरंगे का अपमान कर दिया, एक किसान ने तिरंगे का अपमान कर दिया। अरे किसान अपने बेटे की अर्थी, अपने बेटे का शव तिरंगे में लिपेट कर जब देखता है ना, उसको आंसुओं से रो पड़ता है। वो आज उसको गद्दारी का नाम दिया गया। और दूसरी बात क्या गई? मेरे सिख धर्म के ऊपर भी उंगली उठाई गई, कहा गया इन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया। सिख धर्म, इस हिंदू की सेवा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने एक सेना बनाई थी, जिसको कहते हैं खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसने अपने 4 बेटों को बलिदान किया। क्या वो देश का गद्दार हो सकता है? देश के गद्दार ये लोग हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन गद्दारों की जांच होनी चाहिए, इसके ये जेल के अंदर जाने चाहिए। इसमें अगर अमित शाह भी शामिल है, मोदी भी शामिल है, उनको जेल जाने की मांग मैं करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरी बात एक और बताऊंगा मैं, क्योंकि ये जो लोग आए थे ये इतने शातिर हैं, इन्होंने आज रात कल क्या किया आपने देखा होगा। 2000 यहाँ पर लोग थे पुलिस के, क्या लाल किले पर पहरा लगाया गया? नहीं लगाया गया। किसानों को डाइवर्ट यहाँ कर दिया गया और इनको वहाँ पर भेज दिया गया। और कल रात को इन्होंने किसानों के आंदोलन को गला दबाकर, कहते हैं ना, मारकर दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाले ने साथ दिया। 2 वजह से साथ दिया। एक तो मेरे लाल किले पे जिस टाइम ये झंडा फहराया गया, वो दीप सिद्धू उनके साथ बैठक करता मिला। और दूसरा, मेरे जो किसान नेता है राकेश टिकैत से दिल से रोया था। इनका एक भाजपा का नेता योगी, जिसने दबाने की कोशिश की, वो अपने बचाव के लिए पुलिस के डर से यहाँ रोया था संसद में बैठ के। और मेरा जो नेता, किसान नेता, उसने एक बात रात बोली थी, क्योंकि मैं जिला यमुनानगर से आता हूँ, रात को निकला था 10 गाड़ियाँ लेके। उसने बोला था मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं किसानों के लिए रो रहा हूँ और किसानों के लिए दर्द है मेरे दिल में। अगर ये आवाज़ को दबा दिया जाएगा, मेरे हिंदुस्तान के सिखों को अगर गद्दार बता दिया जाएगा, ये देश कभी आवाज़ नहीं उठा पाएगा।
आज उस आवाज को उठा के आप दे सकते हैं जन आंदोलन बन, आज उस आवाज को उठा के आप दे सकते हैं जन आंदोलन बन चुका है। यहाँ कल शांति छाए, शांति का यहाँ माहौल डर का बनाया गया था, आज देखिए आपके सामने कितनी चहल पहल हो चुकी है। एक जन्म, नया जन्म इस आंदोलन ने लिया है और हम जीत के रहेंगे। जी, आज भी अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले जो अपना सिंगू बॉर्डर है उस पर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और जो टीयर गैस है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसा है, ये हथकंडे हैं। कल 26 जनवरी से जब मैं वापस गया था, मैं जब मेरे को पता लगा कि जो गाड़ियां, जो ट्रॉलियां जीटी रोड से गुजरी थी, वहां भाजपा के कुछ गुंडों ने खड़े होकर छिपकर पत्थरों मारने का काम किया। वही लोग, भाजपा के लोग, जो रात को गुंडा भी भाजपा के यहाँ आया था, उसने भी ये माहौल बनाया गया कि स्थानीय लोग यहाँ से भगाने के लिए आ गए। और जिसकी चर्चा आपने की, वहाँ पर भी भाजपा के गुंडे आए थे, उन्होंने ये माहौल बनाया कि स्थानीय लोग यहाँ से इनको निकालना चाहते हैं, आतंकवादी हैं। वो सारी इनकी षड्यंत्र सामने पोल खुल चुकी है और देश का बच्चा बच्चा आज ये लड़ेगा और इस आंदोलन को इस रूप, ऐसा रूप देगा कि मैं ये कहता हूँ आज किसानों की जीत हो चुकी है। और ऐसी जीत हो चुकी है, ये अब छोड़ कर भागेंगे। और ये मेरे राकेश टिकैत जी के आंसुओं का, एक एक आंसुओं का हिसाब होगा और सड़कों पे देखना जन सैलाब होगा। हमें गद्दार बोलते हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस जो बैरिकेड के उस साइड में खड़ी है, किसी भी बॉर्डर पर ले ले, अब वो फिलहाल आई कार्ड के तहत ही एंट्री कर रही है। लेकिन अभी जो फिलहाल में अभी 2 घंटे पहले जो सिंगू बॉर्डर पर जो माहौल पनपा है, जिन्हों के कहा गया है कि ये निजी यहाँ के क्षेत्रीय लोग थे और वो गए, तो उनकी किसी तरह की चेकिंग क्यों नहीं की पुलिस ने? ऐसा है, पुलिस किसकी है? वहाँ सरकार हरियाणा में भाजपा की है। भाजपा के गुंडे इस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं और यहाँ भी वही गुंडे, वही भाजपा की सरकार। लेकिन ये ताकत किसानों की है जो एकजुट होकर बैठ गए हैं। वहाँ जानबूझ के सरकार ही पंगे कराना चाहती है, क्योंकि सरकार ने तो हरियाणा में सड़कें तोड़ने का काम किया था, सड़कें बनाने का काम नहीं किया, सुगंधदाता का स्वागत नहीं किया। अब ये हथकंडे बना रहे हैं। अब वो कहते हैं ना, किसी आंदोलन को तोड़ने के लिए 3-4 प्रकार से तोड़ा जाता है। पहले लालच दे के तोड़ा जाता है, कई बार लालच से नहीं होगा, उनको मनाने की कोशिश कर जाती है। जब वो सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं, फिर वो उनको नोटिस देके, मुकदमे दर्ज करके दबाने की कोशिश की जाती है। अब सारे हथकंडे फेल होने के बाद अब ये षड्यंत्र रचने पे आ गए हैं। इनके षड्यंत्र फेल हो चुके हैं। कल रात को 9 बजे इस हिंदुस्तान में जो षड्यंत्र इन्होंने रचा, उसका टूट चुका वो षड्यंत्र इनका। भाई साहब, जो गोदी मीडिया लगातार वो खबरों को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन अभी जो सिंगू बॉर्डर की घटना है, वो एक क्षेत्रीय लोगों का नाम दे रही है कि क्षेत्रीय लोग यहाँ पर घुसे और उन्होंने इस तरह का अनुशासनहीनता दिखाई। वहाँ पर बहुत सारे जो टेंट थे उनको भी तोड़ा गया, जो वॉशिंग मशीन थी उनको भी तोड़ा है और बुरी तरह से लाठी चार्ज हुआ है। तो ऐसी क्या बात है कि आज जो गोदी मीडिया है वो किसी ना किसी तरह से खबरों को या जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको बदनाम करने का काम करे? क्योंकि क्षेत्रीय लोग तो पहले भी वहाँ पर आ रहे थे, पहले क्यों नहीं हुई इस तरह की दंगे? ऐसा है, मेरा किसान ईमानदार है। जिस गोदी मीडिया की बात किया ना, ये जो षड्यंत्र रचता है ये अमित शाह बैठ के, इसके पास एक एनआई टीम है, जो एजेंसी है, इसमें सारा कुछ भरा हुआ है। सिर्फ एक नाम लिखता है, ये जो खिलाफ बोलता है उसको नोटिस देता है इंक्वायरी के, जांच के। ये नोटिस है, ये गोदी मीडिया बना के या लालच में इसने अपनी बना लिया है। किसान के पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। अब ये पैसे से डरा नहीं सकता। मुकदमे दर्ज करने की कोशिश की, कितने मुकदमे करेगा? मैं कह रहा हूँ, जितने 1 से लेके 511 तक सेक्शन है, जितने एक्ट है, सारे लगा दो आप। देश का किसान डरने वाला नहीं है। और ये गोदी मीडिया जो उसके हाथों में खेल रहा था, आज हम सामने से देख रहे हैं। 10 लोग आए, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई जी। और मैं कई दिन से देख रहा हूँ, वो इतने चैनल, बिकाऊ मीडिया है, सच में बताऊँ, टिकाऊ नहीं रहा अब। टिकाऊ आप जैसा सोशल मीडिया है, और मैंने तो बड़ा मीडिया को देखना ही छोड़ दिया। अफवाह फैलाता है, हजारों की संख्या में आए जी, सिंधु बॉर्डर पे आएगी जी, टीकरी बॉर्डर पे आ गए, कोई नहीं आया। केवल मात्र अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ये फंसे हुए हैं, इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, उसकी जाँच हो जाएगी अगर ये बोलेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर किसान की आवाज़ को आज दबा दिया जाएगा तो ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाएगा। और ये गद्दार लोग हैं, ये असली देशभक्त किसान है, इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। आप इनका इतिहास उठा के देखना, ये आरएसएस के लोग हैं। चंद्रशेखर की आज़ाद की मुखबरी करने वाले कौन लोग थे? आरएसएस के लोग थे। भगत सिंह को फांसी पे चढ़वाने वाले, पैरवाई करने वाला सत्यनारायण कौन था? आरएसएस का व्यक्ति था। और मैं तो एक ही बात हर बार बोलता हूँ कि भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। ये अंग्रेजों की मुखबरी का काम किया करते थे और मेरे किसान के ऊपर उंगली उठाते हैं, इसको गद्दार बताते हैं। अगर देश का किसान गद्दार होगा, देश में बचेगी कुछ नहीं। हम विश्वास छोड़ देंगे भगवान के ऊपर करना, अगर मेरे देश का किसान भी गद्दार हो जाएगा। तिरंगे का मान करने वाला, अपने बेटे को तिरंगे में लपेट कर उसका संस्कार करने वाला देश का गद्दार नहीं हो सकता। जी, इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए और सुशासित तरीके से चलाने के लिए इस देश के जो नागरिक है, आम नागरिक, क्योंकि आज हमने देखा कि आम नागरिक इस कानून का पूरी तरह से विरोध कर रहा है, जिस तरह से किसान भाई करे, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? उन लोगों को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, गरीब मजदूर की, व्यापारी की लड़ाई, छोटे व्यापारी की और आपकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि किसान के पास अपने 10 से 15 साल के लिए जीने के लिए, सदा के लिए जब तक वो है, अपनी ज़मीन है, अपना अनाज पैदा कर लेगा। लेकिन आपने कभी देखोगा किसी रेडी के पास सब्जी लेने जाओगे तो
तो 5 रुपये किलो मिलेगी, और वही सब्जी रिलायंस के गोदाम में लेने जाओगे तो 50 रुपये नैपकिन के अंदर लिपट कर मिलेगी। तो ये लड़ाई एक गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की है। एक मैं कानून की थोड़ी सी बात करता हूँ, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि एक आम देसी भाषा में बताना चाहूँगा हम किस लिए लड़ रहे हैं। बार बार पूछते हैं कानून क्या है, कानून क्या है। एक 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बना था, जिसके तहत कोई भी व्यापारी किसी भी सामान को, किसी सामान का मतलब जो किसानों की जमीन, अनाज, दालें होती हैं, इनका स्टोर नहीं कर सकता था। अगर वो करेगा तो कालाबाजारी हो जाती थी, सरकार छापे मार के पकड़ा करती थी। तो सरकार ने क्या किया, उस कानून को एक लाइसेंस दे दिया, उस कानून को कर दिया खत्म। उसको लाइसेंस दे दिया व्यापारी को, कितना भी अपना अनाज भंडारण, जिसको भंडारण बोलते हैं, भंडारण कर सकता है। उसकी अनलिमिटेड 1 लाख क्विंटल कर सकता है। उसका लाइसेंस मिलने का नुकसान किसको, गरीब को, क्योंकि किसान से ले जाएगा, आम जनता को नुकसान होगा। जब महंगे रेट होंगे तो निकालेगा। अब वो कानून किसके लिए बना, उसके लिए। और ये दूसरी बात कहते हैं जी, कानून तो इनके लिए बनाया, किसानों के लिए, कहीं भी जाके बेच सकते हैं, और ये बना उसके लिए। क्योंकि जब उसने कहा अडानी अंबानी ने कि जी आपने मेरे को लाइसेंस दे दिया, मैं गाजियाबाद में 1 लाख क्विंटल स्टोर करना चाहता हूँ, 1 लाख की कैपेसिटी है, और यहाँ तो मुझे 50,000 क्विंटल मिल रहा है, मैं कहाँ से लेके आऊँगा। दूर से लाने के लिए तो मुझे फिर लाइसेंस चाहिए। दूसरा कानून बनाया गया ट्रेड एंड कॉमर्स, कि आप बिहार से भी लेके आ सकते हो। मान लीजिए अगर यहाँ गाजियाबाद में आपका धान का रेट उसने 1,000 रुपये क्विंटल खरीद लिया, तो यहाँ का छोड़ेगा, वो कहेगा 1,000 क्यों, मैं तो बिहार से लेके आऊँगा। तो दूसरा कानून ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके लिए कहते हैं जी किसानों के लिए बनाए, कहीं भी जाके बेच सकते हैं। मेरे देश का किसान अपने जिले से बाहर कोई भी फसल जाके नहीं बेच सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। दूसरा कानून बना इसके लिए। फिर जब ये दूसरा कहा कि जी मैं लेके भी आ जाऊँगा, उसके बाद भी मेरा 10,000 क्विंटल और चाहिए, मैं कहाँ से लेके आऊँ, उसके लिए भी तीसरा कानून बनाया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के जाके सामने जाके करो, ताकि आपका परमानेंट काम चलता रहे। क्योंकि उसको इन्वेस्ट करेगा, किसी स्टोर को बनाएगा 1 लाख क्विंटल के लिए, तो उसको हज़ारों करोड़ इन्वेस्ट होगा। तो उसके लिए तीसरा कानून बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वो किसके लिए बना, वो अंबानी अडानी के लिए बना। तो तीनों कानून का फायदा किसको है, इनको है। मान लीजिए आपके पास सस्ते में खरीदेगा, जब महंगे होगा तब निकाल देगा। तो तीनों कानून बनाने का काम इसने, इसके काम किया, देश को बेचने का काम किया। क्योंकि मोदी जी को हमने चाय बेचते कभी नहीं देखा, लेकिन सारे हम देश बेचते हुए हम इसको देख रहे हैं। और इतना देश बेच रहा है कि आज इसने अपना ईमान बेच दिया, हिंदुस्तान बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, और मैं तो कहता हूँ आज इसने पूरे किसानों को बेचने का काम किया, भारत माता को बेचने का। अभी भारतीय जनता पार्टी के कई जो केंद्रीय मंत्री है वो ये कह रहे थे कि अगर किसानों को अपने बिल जो है वो रद्द करवाने, तो जाकर अपने अपने राज्यों की जो सरकार है उनसे गुहार क्यों नहीं लगाते, हमारे ऊपर क्यों फिर जी। इसकी बात मैं सच्चाई बताता हूँ। एक कहावत है कि रोता हुआ जाता है मरे की खबर लेता है। जैसी उसकी मंशा होती है ना, वैसा काम करता है। जब ये कानून बनाया गया, पूरी दुनिया बंद थी। उसमें एक क्लोज लिखा गया है, क्लोज ये है कि इस कानून को किसी को पावर नहीं दी गई, स्टेट को सारी पावर केंद्र सरकार को दी गई है। जो बातें आपने मुझे को पूछा है, ये बातें तब हुई जब वार्ता चली कि इसमें हम ये कर देते हैं, इनकी बनाने की मंशा नहीं थी। और दूसरी बात, जब वो कानून के लिए आपने ये कंडीशन लिख दी कि किसी को पावर ही खत्म कर दी स्टेट को, तो उसकी फायदा क्या है। और जबकि मेरा किसान साथी ये कहता है, जो वार्ता की है, कि हम 3 बिलों की वापसी चाहते हैं, इस अमेंडमेंट में कोई नहीं। मान लीजिए आप एक बात देखिए, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे देश के किसान को इस कानून की जरूरत नहीं है। 4 डॉक्टर पकड़ के उठा के ले जाए किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को, और कहे जी आपको ऑपरेशन करना है, और कहेगा जी मैं तो बहुत ठीक हूँ, नहीं जी इस ऑपरेशन करोगे आईसीयू में लिटा देंगे, इसके बड़े फायदे होंगे, आप पहले से ज़्यादा दौड़ने लगोगे। बोले नहीं जी मैंने नहीं करना, आप लड़ोगे झगड़ोगे। फिर वो कहता है चलो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का रास्ता क्या है जी, आपको ऑपरेशन हमने यहाँ करना था, पीठ पे कर देते हैं। क्या ये बातें हैं? जब कानूनी खिलाफ है हमारे, तो बीच के रास्ते क्या फायदा, संशोधन का क्या फायदा हमें। कानून हमारे लिए पूरा खिलाफ कर दिए। एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है किसी के खिलाफ, झूठा मुकदमा, जैसे देशद्रोह के मुकदमे। आपके पास कहे जी बीच का रास्ता ये है, आपकी 10 धाराएं लगा दी, 4 काट देते हैं। अरे मेरे खिलाफ जो कानून बना हुआ है, जिसको मेरे को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, आप रद्द कर दो इसको। और दूसरी बात, स्टे की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे कराने वाले ये लोग हैं। क्योंकि मैं एडवोकेट जानता हूँ, जब तक मेरा किसान भाई वापस जाएगा वो स्टे टूट जाएगी। इसलिए कानून रद्द होगा, कानून की वापसी होगी तो हमारी घर वापसी होगी। लेकिन आप कहोगे करता क्यों नहीं, क्योंकि उधर अंबानी भी इसको पूछता है, मोदी जी कानून वापसी तो पैसा वापसी, क्योंकि पैसा दिया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए मोदी जी डरा हुआ है। और डरने का कारण क्या था, इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इस किसान को कैसे तोड़ा जाए। आज वो बैकफुट पे आ गए हैं, और मेरा किसान ज़्यादा ताकत से आज सामने आके लड़ेगा। और जो हमारे ऊपर आरोप लगे थे कि हम हिंसा करते हैं, हम तोड़ फोड़ का काम करते हैं, आपने देखा कभी किसी गाड़ी की टकराने के बाद किसी बाजार के बीच में हज़ारों गाड़ियां फूंक दी जाती है। 2 लाख ट्रैक्टर यहाँ पे घूम रहा था, 10 लाख व्यक्ति घूम रहा था, कहीं आग जलने की घटना नहीं हुई। जो घटना हुई थी सिर्फ इनका षड्यंत्र था, इन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी जाँच चाहता हूँ। अगर इस जाँच में मोदी और अमित शाह शामिल पाए जाते हैं, उनको जेल जाना देखना चाहता हूँ। एक बात और चर्चा करना चाहता हूँ, एक वो चैनल की बात चल रही थी
थी आप? गोदी मीडिया की तो बात अलग छोड़िए, एक चैनल की चैट लीक हुई है, उस चैट को पता है उसमें क्या क्या बातें हुई है? मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ ये पैदा हुआ था, उस चैट से ये निकल के आया कि जिस टाइम 40 जवानों की पुलवामा में अटैक में डेथ हुई थी, हाँ, उसमें 19 में उस टाइम चुनाव का माहौल था, उसमें ये बातें की गई भाजपा के नेताओं के द्वारा कि जी इसका ऐसा माहौल बनाओ ताकि हमारी फेवर में पूरा इलेक्शन उठ जाए, और कितने मारने पड़ेंगे, ऐसी सी बातें हुई इन लोगों ने की है और उछल कूद करता था। मैं कविताएं भी लिख लेता हूँ। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं वही जो इस आप चैट की बात कर रहे हो, अर्णव गोस्वामी, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट नाम लूंगी उस व्यक्ति का, अब भी वो लगातार देख रहे टीवी से डिबेट करता, सब कुछ करता है, लेकिन क्या बात है कि पुलिस प्रशासन उसके गलेवान तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा है, उसके राज इसके पास है, भाजपा वालों के राज इनके पास है, और ऐसे ऐसे राज हैं उनके साथ पूरा नंगा नाच, क्या कहते हैं कि सारे जो इनके पर्दे इसके पास खुले हुए हैं। और दूसरी बात आप देखिए, आंदोलन के टाइम मेरे गुरु नानक के लंगर के ऊपर इन्होंने फंडिंग पूछी है कहाँ से आई है, मैं कुछ पंक्तियाँ भी लिख लेता हूँ कि गुरु नानक का लंगर है, क्योंकि इसकी बात चल रही थी, अभी मेरे याद आ गया कि गुरु नानक का लंगर है, सदियों से खिलाते आए हैं, सदियों से खिलाते आए हैं, भूखों को रोटी खिलाई है। अरे लॉकडाउन में खिला ना पाई तुम्हारी सरकारें, हमने तुम्हारी सरकारें आई हैं, और पूछते हो फंडिंग कहाँ से आई है? तुमने बनाए हजारों करोड़ के दफ्तर, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? और तुम्हारी तो चैट लीक हो आई है, तुमने राफेल में दलाली खाई है, तुमने कफन में दलाली खाई है, तुमने ताबूत में दलाली खाई है, तुमने जवानों की दलाली खाई है, और आज पता चला तुमने किसानों की भी दलाली खाई है। ये दलालों के निकले दलाल, तुम निकले दलालों के दलाल, और दलाली करने में तुम्हें हासिल महारत है, और कब जाओगे जेल? पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। जी बहुत खूब। तो हमारे साथ में थे एडवोकेट जिन्होंने अपने माध्यम से जो दर्द है किसानों का, इस देश की जनता का, वो दर्द रखा, और वास्तव में वो दर्द जायज है, क्योंकि वो दर्द इसलिए जाते हैं क्योंकि आज भी कड़कड़ाती ठंड में लगातार किसान अपने मांगों को लेकर इन सड़कों पर डटा हुआ है, और उनकी यही डिमांड है कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, हम घर वापसी नहीं करेंगे।